सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोडिंग ट्यूशन। आज हम जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। करो ही भले मत आगे, बट पढ़ जरूर लो क्योंकि काम आएगा, है ना। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है तो समझ तो लो। जिसको आप सिर्फ प्रोग्रामिंग को आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझते हो वो नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही हम सीखेंगे इस चैप्टर के बेसिक्स को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर है हमको समझते हैं। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है ना। आप चाहो तो स्क्रीन मत देखो, मोबाइल कहीं रख दो, लैपटॉप कहीं रख दो चालू करके। आपको वीडियो लेक्चर को सिर्फ सुनना है। जो बातें हो रही हैं इसके अंदर वो सिर्फ आपको सुनाई देने चाहिए बस। आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो इन एग्जाम्पल्स को। तो ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले यूनिट को। तो चलो शुरू करते हैं। जो है सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि आखिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता हाँ क्या है। बोलो भाई। और हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है और इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दरअसल एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम करती है। ये समझो कि जैसे घर बनाने के लिए इंजीनियर होता है ना, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स पता है क्या है? एक अच्छा और क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे और वो इस्तेमाल करने में आसान हो, मजबूत हो और टाइम पर बने। जैसे कि मान लो तुम्हें एक ऐसा ऐप बनाना है जिससे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये देखेगा कि वो ऐप अच्छे से काम करे, लोग उसे आसानी से यूज कर सकें और उसमें कोई दिक्कत ना आए। बढ़िया। अब हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पैराडाइम्स क्या होते हैं। जैसे पहला इसमें लिखा है ट्रेडिशनल यानी क्लासिकल पैराडाइम, जिसमें वाटरफॉल, वी मॉडल और साथ में स्पाइरल मॉडल है। पैराडाइम का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने के अलग अलग तरीके। जैसे कि ट्रेडिशनल या क्लासिकल पैराडाइम है, इसमें वाटरफॉल मॉडल होता है। ये ऐसे समझो कि जैसे एक प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं। पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, फिर कोड लिखते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं और फिर रिलीज करते हैं। जैसे नदी का पानी ऊपर से नीचे बहता है ना, वैसे ही इसमें एक फेज खत्म होने के बाद ही दूसरा शुरू होता है। और स्पाइरल मॉडल में चीजें थोड़ी अलग होती हैं। ये किसी भंवर की तरह काम करता है। इसमें प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और हर हिस्से को बार बार रिवाइज करते रहते हैं। जैसे कि तुम एक गेम बना रहे हो, तो पहले एक छोटा सा हिस्सा बनाओगे, उसे टेस्ट करोगे, फिर दूसरा हिस्से पर काम करोगे और ऐसे ही बेहतर बनाते जाओगे। ये थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें बाद में भी बदलाव किए जा सकते हैं। और जैसे कि इसमें लिखा है इसका बी पार्ट, मॉडर्न एजाइल पैराडाइम, जिसके अंदर एजाइल, डेवॉप्स और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। मॉडर्न एजाइल पैराडाइम में हम चीजों को जल्दी और लचीले तरीके से करते हैं। जैसे एजाइल मेथड में हम प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और हर टुकड़े को जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। इससे हमें बार बार फीडबैक मिलता रहता है और हम चीजों को जल्दी बदल सकते हैं। ये किसी स्प्रिंट की तरह होता है जहां पर हम थोड़े थोड़े समय में कुछ नया डिलीवर करते रहते हैं। और डेवॉप्स में डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीमें मिलकर काम करती हैं। इससे सॉफ्टवेयर को जल्दी और बेहतर तरीके से रिलीज कर पाते हैं। जैसे कि एक टीम खाना बना रही है और दूसरी टीम उसे सर्व कर रही है, दोनों मिलकर तेजी से काम करते हैं। और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, छोटे छोटे वर्जन्स बनाकर उन्हें टेस्ट करते हैं और फिर उसे सुधार करते हैं। जैसे कि हम कोई नया खिलौना बना रहे हैं, तो हम पहले एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं, फिर देखते हैं कि वो कैसा दिखता है और फिर उसमें सुधार करके उसे बेहतर बनाते हैं। बढ़िया। तो अब हम समझते हैं कि चलो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके क्या फेजेस होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या एसडीएलसी एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसे मेंटेन करते हैं। इसके अलग अलग फेज होते हैं। पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसमें हम ये समझते हैं कि क्या बनाना है। जैसे कि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें कैसा घर बनवाना है। फिर आता है डिजाइनिंग, जिसमें हम ये तय करते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा, जैसे घर का नक्शा बनाते हैं। उसके बाद आता है कोडिंग, जिसमें हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यानी घर को बनाना शुरू करते हैं। फिर टेस्टिंग होती है, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, जैसे घर को चेक करते हैं कि सब सही है या नहीं। फिर डिप्लॉयमेंट होता है,
जिसमें हम सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए तैयार करते हैं, यानी घर को रहने के लिए तैयार करते हैं। और आखिर में मेंटेनेंस होता है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ठीक करते हैं, जैसे घर की देखभाल करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंट होता है? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनको हम पूछें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या यही होता है, तो वो वही समझते हैं कि प्रोग्रामिंग ही होता है। क्या इससे थोड़ा डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है इसे वो बता दो। हाँ यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग में फर्क है। प्रोग्रामिंग तो बस सॉफ्टवेयर बनाने का एक हिस्सा है, मतलब कोड लिखना और इंस्ट्रक्शंस देना। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उससे बड़ा है। इसमें सॉफ्टवेयर बनाने का पूरा प्रोसेस आता है, शुरू से लेकर आखिर तक, जैसे रिक्वायरमेंट समझना, डिजाइन करना, टेस्टिंग करना और उसे मेंटेन करना। तो प्रोग्रामिंग तो बस सॉफ्टवेयर बनाने का एक स्टेप है, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उस पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है ताकि अच्छा सॉफ्टवेयर बन सके। बढ़िया। अगर हम कंपैरिजन करें वाटरफॉल में मॉडल को और एजाइल मॉडल को, तो स्टार्टअप के लिए कौन सा बेटर मॉडल वाटरफॉल मॉडल होता है? स्टार्टअप के लिए कौन सा बेटर मॉडल होता है? और साथ में अगर हम इसके मतलब 10 या ऐसे 10 डिफरेंसेस को देख पाए तो। स्टार्टअप के लिए एजाइल मॉडल ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और रिक्वायरमेंट्स को बार बार बदला जा सकता है। वाटरफॉल मॉडल ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और रिक्वायरमेंट्स को शुरू में ही तय करना पड़ता है। एजाइल में छोटे छोटे टुकड़ों में काम करते हैं और जल्दी फीडबैक मिलता है, जबकि वाटरफॉल में पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही पता चलता है। एजाइल में बदलाव करना आसान होता है, जबकि वाटरफॉल में मुश्किल होता है। एजाइल में टीम ज्यादा मिलकर काम करती है और वाटरफॉल में हर किसी का काम अलग अलग होता है। एजाइल में छोटे छोटे अपडेट मिलते रहते हैं, जबकि वाटरफॉल में पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद ही मिलता है। एजाइल में रिस्क मैनेज करना आसान होता है, क्योंकि हम जल्दी बदल सकते हैं, जबकि वाटरफॉल में रिस्क ज्यादा होता है। एजाइल में कस्टमर का फीडबैक ज्यादा लिया जाता है, जबकि वाटरफॉल में कम। एजाइल छोटे प्रोजेक्ट के लिए बेहतर होता है और वाटरफॉल बड़े प्रोजेक्ट के लिए। एजाइल में टीम खुद फैसला ले सकती है, जबकि वाटरफॉल में मैनेजर बताता है। और एजाइल में तेजी से काम होता है, जबकि वाटरफॉल में थोड़ा धीरे। बढ़िया। कहाँ कब कौन सा यूज करना चाहिए, ये मतलब कोई एग्जांपल के साथ बता दो। वाटरफॉल मॉडल तब यूज होता है जब रिक्वायरमेंट्स एकदम क्लियर हों और बदलने के चांस कम हो, जैसे कि किसी सरकारी प्रोजेक्ट में जहां रूल्स एकदम फिक्स्ड होते हैं। और एजाइल मॉडल तब यूज होता है जब रिक्वायरमेंट्स बदल सकती हों और जल्दी फीडबैक चाहिए हो, जैसे कि किसी स्टार्टअप में या कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, जहां पर हमें जल्दी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अगर रिक्वायरमेंट्स एकदम क्लियर हैं तो वाटरफॉल यूज करो, और अगर बदलने के चांस हैं तो एजाइल यूज करो। बढ़िया। हम यूनिट 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये क्या होता है? चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने से पहले यह समझना कि कस्टमर को क्या चाहिए। जैसे कि तुम किसी से पूछते हो कि उसे कैसा घर बनवाना है, उसमें कितने कमरे होने चाहिए, किचन कैसा हो और क्या क्या फैसिलिटीज हो। इसमें हम कस्टमर से बात करते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और उन सभी डिटेल्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, ताकि बाद में सॉफ्टवेयर बनाते समय कोई कंफ्यूजन ना हो। बढ़िया। अच्छा, इसके लिए ही एसआरएस लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, एसआरएस यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं। ये एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि डेवलपर को समझने में आसानी हो। जैसे घर बनवाने से पहले नक्शा बनाते हैं ना, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एसआरएस बनाते हैं, ताकि सबको पता हो कि क्या बनाना है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ सिस्टम स्कोप स्टेटमेंट? सिस्टम स्कोप स्टेटमेंट ये बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, यानी उसमें क्या क्या शामिल है और क्या नहीं। ये एक तरह से प्रोजेक्ट की बाउंड्री तय करता है। जैसे घर बनवाते समय तुम डिसाइड करते हो कि कितने कमरे बनवाने हैं और क्या क्या फैसिलिटीज लगवानी है, ताकि काम स्पेसिफिक रहे और कोई कंफ्यूजन ना हो। इससे सबको पता रहता है कि प्रोजेक्ट का दायरा क्या है और क्या एक्सपेक्ट करना है। तो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि व्हाई इज रिक्वायरमेंट रिव्यू क्रिटिकल। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट्स रिव्यू क्यों जरूरी है ये जानना चाहते हो? देखो, इसे ऐसे समझो,
जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा केयरफुली चेक करते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से चेक करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि क्या बनाना है और जैसा कस्टमर चाहता है वैसा ही बन रहा है। अगर शुरू में ही कोई गलती पकड़ लेंगे तो बाद में उसे ठीक करना आसान होता है और पैसे भी बचते हैं। समझ गए? बढ़िया। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग टॉप लेवल प्रोसेस, और एक एग्जांपल के साथ। अच्छा, जरूर बताता हूं। देखो, टॉप लेवल प्रोसेस को आइसोलेट करने का मतलब है किसी बड़े सिस्टम को उसके मेन पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे एक स्कूल में पढ़ाई होती है, एडमिशन होते हैं, एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता है, ये सब उसके मेन प्रोसेस हैं। इनको अलग अलग करके देखने से हमें पता चलता है कि सिस्टम कैसे काम करता है और कहां सुधार कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक बड़ी मशीन है, उसके अलग अलग पार्ट्स को देखना कि कौन क्या काम करता है। इससे पूरे सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं। बढ़िया। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट का? एसआरएस डॉक्यूमेंट जरूरी क्यों होता है? एसआरएस मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर सिस्टम के फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स और कुछ टेक्निकल डिटेल्स। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे सबको पता चलता है कि सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। ये एक तरह से ब्लूप्रिंट की तरह होता है जिससे सब टीम मेंबर्स और कस्टमर एक ही पेज पर होते हैं और सही चीज़ बनती है। बढ़िया। अगर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? ऐसे 7-8 डिफरेंसेस बता दो एग्जांपल के साथ। देखो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो बताती हैं कि सिस्टम क्या करेगा, जैसे यूजर लॉगिन कर सकता है या प्रोडक्ट खरीद सकता है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो बताती हैं कि सिस्टम कैसे काम करेगा, जैसे उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, कितना सिक्योर होगा या यूज करने में कैसा लगेगा। इनमें कई सारे फर्क हैं। पहला, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डायरेक्टली सिस्टम के काम को बताती हैं, जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सिस्टम की क्वालिटी बताती हैं। दूसरा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं कि क्या फीचर्स होंगे, जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स परफॉर्मेंस या सिक्योरिटी जैसी चीजों पर ध्यान देती हैं। तीसरा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यूजर की जरूरत को बताती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सिस्टम की ओवरऑल क्वालिटी को बताती हैं। चौथा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिक एक्शंस बताती हैं जो सिस्टम करेगा, जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिमिटेशंस बताती हैं, जैसे उसकी स्पीड या रिलायबिलिटी। पांचवा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना आसान होता है, ये देखकर कि सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे उसकी परफॉर्मेंस चेक करना। छठवां, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सिस्टम के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती हैं, जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसकी परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करती हैं। सातवां, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताती हैं कि सिस्टम क्या करेगा और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताती हैं कि सिस्टम कैसा होगा। और आखिर में, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जरूरी फीचर्स बताती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सिस्टम की क्वालिटी को बेहतर बनाती हैं। तो ये थे कुछ मेन फर्क फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बीच। बढ़िया। यूनिट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो इसके अंदर पहला जो चीजें हैं, रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, और की एक्टिविटीज क्या होती है, इससे एग्जांपल्स क्या होते हैं? ओके, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन को रिफाइन करने का मतलब है कि रिक्वायरमेंट्स को और भी क्लियर और डिटेल में समझना। जैसे पहले हमने जाना कि सिस्टम क्या करेगा, अब हम ये देखेंगे कि कैसे करेगा। इसकी की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, हर रिक्वायरमेंट का फ्लो डायग्राम बनाना और ये चेक करना कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बना रहे हैं तो रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन करने का मतलब है कि यूजर कैसे प्रोडक्ट को सर्च करेगा, कार्ट में ऐड करेगा और पेमेंट करेगा। इन सब प्रोसेस को डिटेल में समझना और उसका डिजाइन तैयार करना। इससे हमें पता चलता है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा और कोई भी कंफ्यूजन दूर हो जाता है। बढ़िया। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा डिजाइन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? डेटा डिजाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि इस सिस्टम में डेटा कैसे स्टोर होगा, ऑर्गेनाइज होगा और यूज होगा। जैसे एक लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स को कैसे रखा जाएगा, उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब डेटा डिजाइन डिसाइड करता है। अगर डेटा डिजाइन सही होगा तो सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली काम करेगा
डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकेंगे और सिक्योर भी रहेगा। ये एक तरह से नींव की तरह होता है जिसके ऊपर पूरा इसके अंदर जैसे ईआर डायग्राम भी है, नॉर्मलाइजेशन भी है। हाँ बिल्कुल, ईआर डायग्राम और नॉर्मलाइजेशन भी डेटा डिजाइन के पार्ट हैं। ईआर डायग्राम से हम सिस्टम के अलग अलग एंटिटीज और उनके बीच के रिलेशनशिप को दिखाते हैं, जैसे स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशनशिप। और नॉर्मलाइजेशन डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, जिससे डेटा डुप्लीकेशन कम होता है और डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये दोनों चीजें डेटा डिजाइन को मजबूत बनाती हैं। बढ़िया। और आर्किटेक्चरल डिजाइन में क्या आता है, इसके क्या गोल है, इससे क्या मॉडल्स है, जैसे मोनोलिथिक, माइक्रो सर्विसेज और लेयर्ड? आर्किटेक्चरल डिजाइन में हम पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट। इसके गोल्स हैं कि सिस्टम रिलायबल, स्केलेबल और मेंटेनेबल हो। इसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे मोनोलिथिक, जिसमें पूरा सिस्टम एक ही यूनिट में होता है। माइक्रो सर्विसेज, जिसमें सिस्टम को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डिवाइड करते हैं। और लेयर्ड, जिसमें सिस्टम को अलग अलग लेयर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर और डेटा लेयर। ये सब सिस्टम की फंक्शनैलिटी को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। बढ़िया। और प्रोसीजरल डिजाइन क्या होता है, इसके क्या गोल हैं, इसमें कौन से टूल्स हैं? प्रोसीजरल डिजाइन में हम सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करते हैं, जैसे किसी काम को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। इसका गोल है कि सिस्टम एफिशिएंटली काम करे और गलतियां कम हो। इसमें यूज होने वाले टूल्स हैं फ्लो चार्ट्स, जिससे हम प्रोसेस को विजुअली दिखाते हैं, और स्यूडो कोड, जिससे हम प्रोग्राम लॉजिक को सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। ये दोनों टूल्स हेल्प करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करना है ताकि वो सही से काम करे। बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर कुछ और हाँ, सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट मेथोडोलॉजी के बारे में, जिसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो बता देना, और साथ में इसके एग्जांपल्स, जैसे जो टूल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट मेथोडोलॉजी का मतलब है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन का एक कंप्लीट प्लान बनाना। इसके कंपोनेंट्स हैं रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन मॉडल्स, आर्किटेक्चर और प्रोसीजरल डिजाइन। ये सब मिलकर एक डिटेल्ड गाइड बनाते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। इसमें यूज होने वाले टूल्स हैं यूएमएल डायग्राम्स, जो सिस्टम को विजुअली दिखाते हैं, और डिजाइन सॉफ्टवेयर जैसे रेशनल रोज, जो डिजाइन प्रोसेस को आसान बनाते हैं। ये सब टूल्स मिलकर एक क्लियर प्लान प्रोवाइड करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर सही से बन सके। बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैराडाइम की। इसके अंदर जो की प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैराडाइम एक तरीका है जिससे हम सॉफ्टवेयर को ऑब्जेक्ट्स के तौर पर डिजाइन करते हैं, जैसे रियल लाइफ आइटम्स की तरह। इसके 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं: इनकैप्सुलेशन, यानी डेटा और फंक्शंस को एक यूनिट में रखना; अब्स्ट्रैक्शन, यानी सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन दिखाना; और पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक फंक्शन को अलग अलग तरह से यूज करना। ये प्रिंसिपल्स सॉफ्टवेयर डिजाइन को फ्लेक्सिबल और मैनेज करने में आसान बनाते हैं। जैसे अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए सेम तरीके होते हैं, वैसे ही। बढ़िया। और क्रिएटिंग अ डिजाइन डॉक्यूमेंट, इसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं? डिजाइन डॉक्यूमेंट एक प्लान की तरह होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर के डिजाइन की पूरी डिटेल्स होती है। इसका स्ट्रक्चर में शामिल है इंट्रोडक्शन, सिस्टम का ओवरव्यू, आर्किटेक्चरल डिजाइन, डेटा डिजाइन और प्रोसीजरल डिजाइन। ये सब मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, जैसे एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट है। ये डॉक्यूमेंट सबको गाइड करता है ताकि सही से काम हो सके। बढ़िया। अगर हम डिफरेंसेस पूछे मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में, तो ऐसे 5 कौन कौन से डिफरेंस होंगे? ठीक है। मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में 5 मेन फर्क है। पहला, मोनोलिथिक सिस्टम में सारे फंक्शंस एक ही यूनिट में होते हैं, जबकि माइक्रो सर्विसेज में सिस्टम को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में बांट देते हैं। दूसरा, मोनोलिथिक सिस्टम को डिप्लॉय करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ डिप्लॉय करना पड़ता है, जबकि माइक्रो सर्विसेज में इंडिविजुअल सर्विसेज को अलग से डिप्लॉय कर सकते हैं। तीसरा, स्केलेबिलिटी। माइक्रो सर्विसेज ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि जरूरत के हिसाब से अलग अलग सर्विसेज को स्केल कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिजाइन डॉक्यूमेंट फॉर अ बैंकिंग ऐप। तो इसको पूरा अच्छे से इलैबोरेट करके समझाओ। अरे ये तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक है यार। बैंकिंग ऐप का डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाना मतलब एकदम पिक्चर तैयार करने जैसा है। पहले अपन ये सोचते हैं कि ऐप में क्या क्या फीचर्स होंगे, जैसे पैसे ट्रांसफर करना, बैलेंस चेक करना, ये सब। फिर ये सोचते हैं कि यूजर इसे कैसे यूज करेगा, मतलब यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा।
फिर सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं क्योंकि पैसों का मामला है ना भाई, और फिर इन सबको एक डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं ताकि डेवलपर्स को पता चले कि ऐप कैसा बनाना है। सिंपल, एकदम दोस्त की तरह, कोई टेंशन नहीं। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। रिलेशनशिप, अब हम बढ़ते हैं अगले यूनिट 4 की ओर, जो है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें सबसे पहला है रिलेशनशिप बिटवीन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है यार, यूनिट 4 पे आते हैं, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। ये समझो कि डिजाइन डॉक्यूमेंट तुम्हारा ब्लूप्रिंट है और इंप्लीमेंटेशन उसको असली में बनाना है। जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं ना, वैसे ही है। डिजाइन बताता है कि ऐप कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा, और इंप्लीमेंटेशन में असली में कोड लिखकर उसको बनाते हैं। डिजाइन के बिना इंप्लीमेंटेशन अधूरा है, और इंप्लीमेंटेशन के बिना डिजाइन सिर्फ एक कागज पर है। दोनों एकदम पक्के दोस्त हैं यार, एक दूसरे के बिना अधूरे। ठीक है, डिजाइन एलिमेंट के अंदर हम क्लास डायग्राम की बात करें, डेटाबेस स्कीमा की बात करें, एपीआई स्पेसिफिकेशन और यूआई स्पेसिफिकेशन, यूआई वायर फ्रेम, तो ये सब क्या है? अरे ये सब डिजाइन डॉक्यूमेंट के ही हिस्से हैं यार। क्लास डायग्राम समझो कि बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है जो दिखाता है कि कौन से कमरे कहां पर है। डेटाबेस स्कीमा बताता है कि डेटा को कैसे रखेंगे, जैसे घर में सामान कहां रखना है। एपीआई स्पेसिफिकेशन मतलब एक ऐप दूसरे ऐप से कैसे बात करेगा, जैसे दो लोगों के बीच में बातचीत। और यूआई स्पेसिफिकेशन और वायर फ्रेम मतलब ऐप कैसा दिखेगा, उसका लेआउट कैसा होगा, जैसे घर का फर्नीचर कैसे रखेंगे। ये सब मिलकर एक पूरा डिजाइन तैयार करते हैं जिससे ऐप एकदम परफेक्ट बने। आ गया समझ? हाँ, बढ़िया। व्हाई इज वर्जन कंट्रोल इंपॉर्टेंट इन इम्प्लीमेंटेशन? अरे वर्जन कंट्रोल तो भाई एकदम जान है। समझो जैसे तुम एक फाइल पे काम कर रहे हो और गलती से कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वर्जन कंट्रोल तुम्हें पुराने वर्जन पर वापस जाने में हेल्प करता है, जैसे टाइम मशीन यूज करने जैसा। इससे तुम टीम मिलकर काम कर सकते हो और सारे चेंजेस का रिकॉर्ड रहता है। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे ठीक करना आसान होता है, मतलब एकदम सेफ्टी नेट की तरह। समझ रहे हो? बढ़िया। अगर हम ऐसे कोई 7-8 डिफरेंसेस की बात करें प्रोसीजरल और ऊप्स इम्प्लीमेंटेशन में, तो क्या होंगे? ठीक है यार, प्रोसीजरल और ऊप्स में डिफरेंस समझो ऐसे। प्रोसीजरल में कोड स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, जैसे कोई रेसिपी फॉलो कर रहे हो, और ऊप्स में हम चीजों को ऑब्जेक्ट्स बनाकर डील करते हैं, जैसे घर के अलग अलग कमरे। प्रोसीजरल में डेटा और फंक्शन अलग अलग रहते हैं और ऊप्स में साथ में रहते हैं। ऊप्स में कोड को दोबारा यूज करना आसान होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। प्रोसीजरल छोटे प्रोग्राम्स के लिए अच्छा है और ऊप्स बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। ऊप्स में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे फीचर्स होते हैं जो प्रोसीजरल में नहीं होते, और ऊप्स में सिक्योरिटी बेहतर होती है। बस यही मेन डिफरेंसेस हैं यार, समझ गए? हाँ, बढ़िया। टेस्टिंग कोई क्या और होती सवाल है? पूछना जैसे है क्या? हाँ, कि टेस्टिंग क्या होती है? जैसे इसमें लिखा है ना, यूनिट टेस्ट, सेलेनियम टेस्ट, तो ये सब क्या है? टेस्टिंग मतलब ऐप को चेक करना कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, जैसे गाड़ी टेस्ट करते हैं। यूनिट टेस्टिंग में छोटे छोटे पार्ट्स को चेक करते हैं, जैसे एक एक कमरे को चेक करना। और सेलेनियम टेस्टिंग में पूरे ऐप को एक साथ टेस्ट करते हैं, जैसे पूरी गाड़ी चलाकर। इससे पता चलता है कि ऐप में कोई गड़बड़ तो नहीं है और वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ताकि यूजर्स को कोई दिक्कत ना आए। बस यही है। अब हम बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ, जो है कि हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस क्यों इम्पोर्टेंट अरे होता है एकदम बिंदास। सॉफ्टवेयर का? मेंटेनेंस इसलिए जरूरी है यार क्योंकि सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करना जरूरी पड़ता है। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, नए फीचर्स ऐड करने होते हैं, बग्स फिक्स करने होते हैं और सिक्योरिटी अपडेट करने होते हैं। अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर पुराना पड़ जाएगा और उसमें दिक्कतें आने लगेंगी। जैसे पुरानी गाड़ी खराब होने लगती है ना, वैसे ही है। मेंटेनेंस करने से सॉफ्टवेयर हमेशा अच्छे से काम करता है और यूजर्स को कोई परेशानी नहीं होती। समझ गए? बढ़िया। तो अब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। तो इसमें लिखा है करेक्टिव मेंटेनेंस, एडाप्टिव, परफेक्टिव, प्रिवेंटिव, ये सब क्या होते हैं, कैसे समझा जाए? अच्छा देखो, करेक्टिव मेंटेनेंस होता है जब प्रोग्राम में कोई गड़बड़ आ जाती है और उसे ठीक करना पड़ता है। जैसे अगर कोई ऐप क्रैश हो रहा है तो उसे ठीक करना। एडाप्टिव मेंटेनेंस वो होता है जब प्रोग्राम को नए सिस्टम या अपडेट के हिसाब से बदलना पड़ता है। जैसे अगर नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया है तो प्रोग्राम को उसके हिसाब से चेंज करना। परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है जो प्रोग्राम को बेहतर बनाना होता है, उसमें नए फीचर्स डालने हैं या उसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको रोक लेना, जैसे प्रोग्राम को रेगुलरली चेक करना ताकि कोई दिक्कत ना आए। समझ में आया? बढ़िया।
अब हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स फॉर मेंटेनेंस, जिसके अंदर लिखा हुआ है पहला स्टैटिक एनालिसिस, बी रिग्रेशन टेस्टिंग, सी रिवर्स इंजीनियरिंग, डी रिफैक्टरिंग। तो ये सब क्या होते हैं, कैसे एग्जांपल के साथ समझा जाए? अच्छा, स्टैटिक एनालिसिस का मतलब है कोड को बिना चलाए चेक करना, जैसे ग्रामर चेक करते हैं ना वैसे। इससे पता चलता है कि कोड में कोई गलती है या नहीं। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है जब प्रोग्राम में कुछ चेंज करते हैं तो ये चेक करना कि पुराना वाला हिस्सा अभी भी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। रिवर्स इंजीनियरिंग होता है जब किसी प्रोग्राम को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे काम करता है, जैसे किसी मशीन को खोलकर देखना कि वो कैसे बनी है। और रिफैक्टरिंग होता है जब प्रोग्राम के कोड को सुधारते हैं ताकि वो बेहतर दिखे और उसे समझना आसान हो, पर उसके काम करने के तरीके को बदलते नहीं। समझ गए? बढ़िया। अब हम उस पॉइंट पे बात करते हैं, एक्सप्लेन हाउ टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर फॉर बेटर मेंटेनेबिलिटी। ऐसे क्या हम 6-7 पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना आसान बनाने के लिए हम कुछ बातें ध्यान रख सकते हैं। पहला, कोड को साफ सुथरा और समझने लायक रखना ताकि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। दूसरा, छोटे छोटे टुकड़ों में कोड लिखना ताकि उसे मैनेज करना आसान हो। तीसरा, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करना, यानी कि कोड के साथ एक्सप्लेन करना कि वो क्या करता है। चौथा, टेस्टिंग करते रहना ताकि गलतियां जल्दी पता चल सके। पांचवा, कोड को रीयूजेबल बनाना ताकि उसको दोबारा यूज कर सकें। छठा, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट करते रहना। और सातवां, प्रोग्राम को सिंपल रखना ताकि उसे मेंटेन करना आसान रहे। कैसा लगा ये पॉइंट्स? बढ़िया। थैंक यू। क्या और कुछ पूछना चाहते हो? अब हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर, आखिरी जो हमारा 6 यूनिट है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, CASE टूल्स और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, KCE टूल्स और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। ये तो सब चीजें सॉफ्टवेयर इसमें जो है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स जो होते हैं, जिसके अंदर जो है एंटरप्राइज कंप्यूटर एडेड आर्किटेक्ट है, रेशनल रोस है, स्टार UML है। तो ये सब क्या है, इनका पर्पस क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर डिजाइन और डेवलपमेंट में मदद करने वाले टूल्स हैं। जैसे एंटरप्राइज आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन करने में हेल्प करता है। रैशनल रूल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने में यूज होता है। और स्टार UML डायग्राम्स बनाने के लिए यूज किया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर की डिजाइन समझ में आ सके। ये टूल्स मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान बनाते हैं। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को कैसे समझा जाए आसान भाषा में? अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, की कंपोनेंट क्या होते हैं? जैसे इसमें लिखा है वर्जन कंट्रोल, बिल्ड मैनेजमेंट, रिलीज मैनेजमेंट, चेंज कंट्रोल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जितने भी चेंजेस आते हैं उनको ट्रैक करना और उन्हें मैनेज करना ताकि सब कुछ सही तरीके से चले। इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं वर्जन कंट्रोल, जिससे सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन्स को ट्रैक करते हैं। बिल्ड मैनेजमेंट, जो सॉफ्टवेयर को बनाने की प्रोसेस को मैनेज करता है। रिलीज मैनेजमेंट, जिससे सॉफ्टवेयर को यूजर्स तक पहुंचाते हैं। और चेंज कंट्रोल, जो सॉफ्टवेयर में होने वाले चेंजेस को अप्रूव और मैनेज करता है। ये सब मिलकर सॉफ्टवेयर को सही रखते हैं। बढ़िया। अगर इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले तो? रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कि आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हो। वर्जन कंट्रोल से आप ऐप के अलग अलग वर्जन्स को ट्रैक कर पाओगे। बिल्ड मैनेजमेंट से ऐप को बनाने की प्रोसेस को कंट्रोल करोगे। रिलीज मैनेजमेंट से ऐप को यूजर्स तक पहुंचाओगे। और चेंज कंट्रोल से ऐप में होने वाले चेंजेस को अप्रूव करोगे। इससे पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, रोल्स ऑफ जेनकिंस इन CI/CD। तो पहले इन टर्म्स की क्या मीनिंग ओके। है, फिर उसके बाद बताया जाए। जेनकिंस एक टूल है जो CI/CD प्रोसेस में यूज होता है। CI/CD का मतलब है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। जेनकिंस ऑटोमेटिकली कोड को बिल्ड और टेस्ट करता है, जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट हो जाती है। ये डिप्लॉयमेंट को भी ऑटोमेट करता है ताकि सॉफ्टवेयर जल्दी यूजर्स तक पहुंच सके। आसान भाषा में कहें तो जेनकिंस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करके टाइम बचाता है और डेवलपमेंट को आसान बनाता है। बढ़िया। एक्सप्लेन CI/CD बहुत बढ़िया। पाइपलाइन। हाउ डज डॉकर फिट इन? डॉकर क्या होता है?
डॉकर एक ऐसा टूल है जो सॉफ्टवेयर को उसके सभी डिपेंडेंसीज के साथ एक कंटेनर में पैक करता है। इससे यह निश्चित होता है कि सॉफ्टवेयर किसी भी इन्वायरमेंट में एक जैसा काम करेगा। CI/CD पाइपलाइन में डॉकर सॉफ्टवेयर को पैक करने और डिप्लॉय करने में मदद करता है, जिससे डिप्लॉयमेंट आसान और रिलायबल हो जाती है। यह सॉफ्टवेयर को अलग अलग सिस्टम्स पर कंसिस्टेंटली रन करने में हेल्प करता है। बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है और उसके क्या क्या फेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो इसको पूरा एलोबरेट करके, है ना, आराम से 1 मिनट में समझाओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है सिस्टमैटिक तरीके से सॉफ्टवेयर को डिजाइन, डेवलप और मेंटेन करना। इसमें कई फेजेस होते हैं। पहले रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, फिर सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद कोड करते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इसके बाद सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं और फाइनली उसे मेंटेन करते हैं ताकि वो सही से काम करता रहे। ये पूरी प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हर स्टेप को ऑर्गेनाइज करती है। बढ़िया। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज विथ अ फोकस ऑन सिस्टम स्कोप एंड प्रोसेस एलोकेशन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज में हम ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर को क्या करना है और यूजर्स को क्या चाहिए। इसमें सिस्टम का स्कोप डिसाइड करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा और क्या क्या नहीं। फिर प्रोसेस एलोकेशन करते हैं, यानी कि कौन सी चीज कैसे काम करेगी। ये सब डिफाइन करने के बाद हम सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाते हैं ताकि सही रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम हो सके। बढ़िया। और समझ आ गया ना? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड हाउ कैन मेंटेनेबिलिटी बी इंश्योर्ड ड्यूरिंग डिजाइन। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे करेक्टिव, अडैप्टिव, परफेक्टिव और प्रिवेंटिव। मेंटेनेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए कोड को साफ सुथरा लिखना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहिए, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए और रेगुलर टेस्टिंग करनी चाहिए। इससे सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना आसान रहता है। बढ़िया। अच्छा, CASC जो होते हैं ना, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, ये किस काम आते हैं और साथ में इससे क्या एग्जाम्पल है? जैसे इसमें लिखा है ना, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट, रेशनल रूल्स, DOORS, तो ये सब क्या है? ये टूल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान बनाते हैं। जैसे एंटरप्राइज आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए यूज होता है, रैशनल रूल्स डेवलपमेंट प्रोसेस को मैनेज करता है और स्टार UML डायग्राम्स बनाने के लिए यूज होता है। ये टूल्स मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। बढ़िया। एक्सप्लेन द कपलिंग एंड कोहेजन विथ एग्जांपल, और करीबन इसमें 5 कपलिंग डिफरेंस का बताना और एग्जांपल के साथ रियल लाइफ। कपलिंग का मतलब है कि कैसे अलग अलग मॉड्यूल्स या पार्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई 2 मॉड्यूल ज्यादा डिपेंडेंट है तो उसे हाई कपलिंग कहते हैं, और अगर कम डिपेंडेंट है तो लो कपलिंग। जैसे अगर एक मॉड्यूल में चेंज करने से दूसरे मॉड्यूल पर बहुत असर पड़ता है तो ये हाई कपलिंग है। और कोहिशन का मतलब है कि एक मॉड्यूल के अंदर चीजें कितनी आपस में जुड़ी हैं। अगर सारी चीजें एक पर्पस के लिए काम कर रही हैं तो ये हाई कोहिशन है। जैसे एक मॉड्यूल में सिर्फ एक ही काम हो रहा है तो वो हाई कोहिशन है। दोनों में डिफरेंस ये है कि कपलिंग बताता है कि मॉड्यूल्स कैसे जुड़े हैं और कोहिशन बताता है कि एक मॉड्यूल में चीजें कैसे जुड़ी हैं। हाई कोहिशन और लो कपलिंग अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए जरूरी है। एक बार थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बता देना कि कैसे समझा जाए इसको। जरूर। कपलिंग को समझने के लिए सोचो कि एक ऐप में अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, जैसे यूजर इंटरफेस और डेटाबेस मॉड्यूल। अगर यूजर इंटरफेस मॉड्यूल सीधे डेटाबेस मॉड्यूल को एक्सेस करता है तो ये हाई कपलिंग होगी, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट है। और कोहिशन को समझने के लिए सोचो कि एक मॉड्यूल में सारे फंक्शंस एक ही काम करते हैं। जैसे एक मॉड्यूल सिर्फ यूजर प्रोफाइल मैनेज करता है तो ये हाई कोहिशन है। इससे सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना आसान हो जाता है और कोड ज्यादा मजबूत बनता है। बढ़िया। तो चलो फिर, आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारे से क्वेश्चन से बेसिक जो थ्योरीज थी वो कंप्लीट हो गई। तो आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस करिए, है ना, एग्जाम्स आपके बहुत अच्छे जाएंगे। तो और क्या कहना है, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कोई ऐसी बातें हो जो बच्चों को तुम कहना चाहो तो तुम भी बोल दो। हाँ बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ रटने की बजाय हर कॉन्सेप्ट को समझना और उसके एप्लीकेशंस के बारे में सोचना। इससे एग्जाम में तुम आंसर्स को बेहतर तरीके से लिख सकते हो। दूसरा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा।
और तीसरा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। एग्जाम में टाइम को अच्छे से मैनेज करना ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। और आखिर में एग्जाम से पहले अच्छे तरह से रिवीजन करना और बिल्कुल टेंशन मत लेना, कूल माइंड से एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट। अच्छा, बच्चे लोग कहते हैं कि एग्जाम में जो उनका पेपर छूट जाता है तो उसके लिए क्या करें, कैसे लिखें वो तेज तेज। हाँ, ये प्रॉब्लम काफी बच्चों को होती है। देखो, इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि तुम टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करो। घर पर प्रैक्टिस करते समय ही टाइमर लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें हर क्वेश्चन पर कितना टाइम लगाना है। और एग्जाम में भी कोशिश करना कि तुम किसी एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम न लगाओ। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाओ और बाद में वापस आकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। और आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे आंसर जल्दी भी लिख सकते हो और टीचर को समझने में भी आसानी होती है। और हैंडराइटिंग पर भी थोड़ा ध्यान देना, साफ साफ लिखने की कोशिश करना। इससे पेपर चेक करने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और बिल्कुल घबराना मत, शांत दिमाग से पेपर देना। ऑल द बेस्ट। चलो बढ़िया है, थैंक यू सो मच गाइज। एक बढ़िया जोक सुना दो बच्चों को ताकि वो खुश हो जाए। अरे सुनाओ तो। एक इंजीनियर अपनी वाइफ से कहता है, सुनो, अगले महीने से तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तो वाइफ पूछती है, क्यों? तो इंजीनियर कहता है, मैंने बजट रीएलोकेट कर दिया है। अब पॉकेट मनी का बजट मैंने इंटरनेट डेटा प्लान में ट्रांसफर कर दिया है। हा 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 हा। थोड़ा उम्मीद है तुम्हें सिंपल पसंद आया सुना, होगा। थोड़ा सिंपल सुना दो जो समझ के अंदर हो। ठीक है। एक बार एक इंजीनियर अपने दोस्त से पूछता है, यार तुम्हें पता है कि इंजीनियर्स हमेशा लेट क्यों आते हैं? दोस्त कहता है, नहीं पता। तो इंजीनियर कहता है, क्योंकि वो हमेशा बेस्ट सोल्यूशन ढूंढने में लगे रहते हैं। हा हा हा। ये थोड़ा सिंपल था। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को पूरी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छे से आप लोग पूरा एक बार सुन बिल्कुल के जाओ, है ना। बिल्कुल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये सारी बातें आपके काम आएंगी और आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और घबराना मत। ऑल द बेस्ट। हम हमेशा